आप जब 2017 में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निर्वाचित हुए थे, तो आपने एक बात मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी थी कि हम श्रावस्ती में कोई ऐसा उद्योग स्थापित करेंगे जो युवाओं के लिए एक अच्छा मुकाम रहेगा, लेकिन अभी वो उद्योग दिखा नहीं श्रावस्ती में। देखिए, युवाओं के लिए तो एक खेल का मैदान हमारा स्वीकृत हो गया हमारे विधानसभा में। माननीय मंत्री जी ने एक स्टेडियम दे दिया है और वो इसी वर्ष में उसका शिलान्यास हो जाएगा और 4-6 महीने में बन के रेडी हो जाएगा। और रही बात जो युवाओं के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से संकल्पित है और अभी तो हमारी एक मांग चल रही कि हमारे श्रावस्ती को भी एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए। और मैंने एक चीनी मिल की मांग किया है कि चीनी मिल लग जाने से 1000-2000 अपने यहाँ के नौजवान उसमें समाहित हो जाएंगे। दूसरा, अभी मैंने बात किया है परसों माननीय मुख्यमंत्री जी से कि किसी इन्वेस्टर से महाराज एक संपर्क करके और श्रावस्ती में अगर कोई एक इंडस्ट्री खुलवा देंगे तो उसमें 2-4 हजार आदमी यहाँ के समाहित हो जाएंगे और उन लोगों का जो बाहर जाते हैं दिल्ली, बम्बई, हरियाणा, पंजाब, वो अपने घर में रोजगार पा जाएंगे। और इस तरीके से उसे सरकार की योजना युवाओं के लिए छोटे छोटे रोजगार के लिए तो बहुत प्रोत्साहन दे रही है। या तो हमें कहीं ना कहीं आप इसको जनता में प्रसारित करें, लोग अपने बैंक में जाएं और युवाओं के लिए क्या योजना होती है। 2% और 1% की ब्याज पर सरकार छोटे छोटे धंधों के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बढ़ावा दे रही है। तमाम लोगों को ऋण मिले हैं। तमाम लोगों के यहाँ तमाम ऐसे हैं कि जहाँ पर स्वयं सहायता समूह या किसी अन्य एनजीओ या एफपीओ के माध्यम से ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है और छोटे छोटे रोजगारों को बढ़ावा मिल रहा है। अगर छोटे छोटे रोजगार पे जो सरकार की मंशा है, देखिए हर आदमी को नौकरी नहीं मिल सकती और जब लोग ये चाहेंगे कि हम कुछ रोजगार करें, 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 15 लाख रुपए की पूंजी लगा करके और धीरे धीरे विकास करके एक वो बड़े पूंजीपति की श्रेणी में आ सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी जिज्ञासा की जरूरत है और थोड़ा सा अपने अंदर विल पावर की जरूरत है। और अगर करेंगे, अगर कुछ नहीं जानते, नहीं उनको जानकारी, तो जिला उद्योग केंद्र खुला हुआ है, जिला उद्योग केंद्र पर जाएं और अपनी बात रखें क्या क्या हम कर सकते हैं। करने के लिए आप अभी पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जाएं तो आपके पास भैंस पालन, गौ पालन के लिए योजनाएं हैं, सरकार आपको उस पर भारी छूट दे रही है। आपके लिए मुर्गी पालन के लिए है, मत्स्य पालन के लिए है, योजनाएं बहुत सारी हैं। लेकिन या तो लोगों को यहाँ शिक्षा का अभाव होने के कारण जानकारी नहीं, इसलिए लोग जा नहीं रहे हैं। और अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से हर आदमी कहीं ना कहीं समाहित होता चला जाएगा। एक 2020 में जब कोरोना काल था तो आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी। हालांकि आपने 20 लाख दान किए थे, मतलब डोनेट किए थे, और आपने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाया था। तो लोगों को ये नहीं दिखी, ये आपके जो पुण्य कार्य थे वो लोगों के बीच में नहीं गया, जबकि आपने उस टाइम, आप चाहे आपसे गलती से निकल गया हो आपके मुंह से कि कोरोना जीतेगा भारत हारेगा, देखिए ज्यादा ये के न्यूज में मैं लखनऊ में बाइट दे रहा था जी, और वही नहीं 20 लाख रुपए जो शहीद हुए थे उनके लिए भी मैंने डोनेशन किया था अपने पर्सनल फंड से, उसका कोई नहीं था। और उसमें जो ये मुंह से निकल गया, लोगों ने वायरल किया, मैंने तीसरे दिन उसका खंडन किया कि मेरी वाणी से अगर कोई चीज निकला है तो त्रुटि बस निकला है। जब मैं 20 लाख रुपया डोनेशन प्रधानमंत्री खाते में दे सकता हूँ, 20 लाख रुपया जो जवान शहीद हुए थे उनके नाम पे मैं 4 जवान शहीद हुए दे सकता हूँ। मेरी इतनी बड़ी भावना है। और अपने पैसे से मैंने गरीबों को लॉकडाउन में राशन बंटवाया है, सेक्टर वाइज जा करके मंडलों में, अपने हमारे यहाँ ब्लॉक को मंडल कहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। जब बिल्कुल 1 महीने की बंदी थी, कोई घर से निकल नहीं रहा था, तो मैं अपने डीसीएम पे अनाज लदवा करके लोगों को किट बांटे हैं। तो मैंने खंडन किया कि अगर मेरी वाणी से कहीं त्रुटि बस निकल गया है तो उसके लिए हमें खेद है, मैं क्षमा चाहता हूं और इस तरीके का दुष्प्रचार ना किया जाए। तो उस पे हमारे करीब उस समय मुझे याद है कि 20 से 25 हजार लाइक आए थे। जी हाँ, लोगों ने शेयर किया था। तो ये बात तो वाणी मुंह से निकल रही, कोई बात अगर मुंह से भी निकल जाए तो उसके आगे पीछे भी सोचना चाहिए कि इस बात के पीछे इन्होंने क्या कहा, इसके आगे क्या कहा, भाव क्या है जी। ये तो जो देखा तो सारे लोग कह रहे थे कि
इसमें कोई भाव गलत है ही नहीं। तो छोटी मोटी त्रुटियां मानव तन है, कहीं ना कहीं तो निकल जाती है मुंह से, ना चाहते हुए भी कहीं बाड़ी निकल जाती है। तो इसके लिए तो मैंने खेद व्यक्त कर दिया था, और उसमें 20-25 हजार हमें लाइक मिले, लोगों ने शेयर भी किया, कमेंट भी किया, और बड़ी प्रशंसा हुई कि जो आदमी अपनी वाणी को अगर तस्लीम कर लेता है तो सबसे बड़ा योद्धा होता है, सबसे बड़ा महान होता है। मैंने अब वाणी निकली तो उसके लिए मैंने खेद व्यक्त कर दिया, बात खत्म हो गई। थोड़ा जनता से आपका सवाल है कि इस बार जो 2027 में चुनाव है, तो सुनने में आ रहा है कि जो श्रावस्ती की सीट है वो महिला आरक्षित होने जा रही है, क्या ऐसा कोई? कुछ नहीं है, जिसने भी कहा जी, अभी आरक्षण जब चालू नहीं हुआ जी, तो आरक्षण की बात जो करता है तो एक वही है कि अपने मुंह में मिट्ठू बनना। जी, आप मुंह आपका है, जो चाहे बोल दें, मोबाइल आपकी है, जो चाहे लिख दें, मन आपका है, जिधर चाहे उधर चले जाएं, कोई रोक तो सकता नहीं है। कोई नहीं। लेकिन जो भी विद्वान आदमी होगा, समझदार होगा, पहली चीज तो प्रश्न में उठता है कि जब भी परिसीमन होगा तो सीट यहाँ भी 33% बढ़नी है असेंबली की, और 33% पार्लियामेंट की भी बढ़नी है। जितना प्रधानमंत्री ने 33% दिया है, तो जो हमारे यहाँ 403 सीटें हैं, ये आप मान के चलिए कि 550 से ऊपर होने जा रही हैं, और जो 543 पार्लियामेंट की सीटें हैं वो 750 के आसपास होने जा रही हैं। तो जब बढ़ेंगी सीटें तो हमें जो लगता है कि अगर परिसीमन होता है तो हमारे ही जिले में 3 विधानसभाएं हो जाएंगी। श्रावस्ती में चूंकि जो हमें जानकारी, जो मानक है आप ले रहे हैं कि 2.25 लाख और 3 लाख के बीच में मतदाता होने चाहिए। हमारे यहाँ 8.5 लाख मतदाता हैं। 8.5 लाख मतदाता में 3 जगह डिवाइड करेंगे और 3 सीटें बढ़ेंगी। तो उसके आरक्षण में जो आरक्षण की प्रक्रिया होती है, ये सरकार की पॉलिसी तय है कि कहाँ पे लागू करते, कहाँ नहीं लागू करते हैं। जैसे अभी 2012 के पहले ये हमारा जब आरक्षण 2009 में लागू हुआ नया, इससे पहले ये सुरक्षित विधानसभा थी, इकौनक नाम से थी। एक विधानसभा बढ़ गई पयागपुर, वो पहले इकौनम आता था, तो पयागपुर सामान्य हो गई, ये भी सामान्य हो गया। जहाँ दुई सीट थी दोनों सामान्य हो गई। और जो सुरक्षित सीट थी, पहले सुरक्षित नहीं थी, बलरामपुर सदर, बलरामपुर सदर हो गई, उनके श्रेणी में आ गया आरक्षण में। और बहराइच में 2 सीटें हुआ करती थी जब जनपद बहराइच था, तो एक तो हमारा इकौना सुरक्षित था, एक चरदा था। तो चरदा विधानसभा खत्म हो गई तो बलहा को सुरक्षित कर दिया नया बना करके। तो इस तरीके से आरक्षण की बात जो भी कह रहा है कि महिला हो जाए पुरुष हो जाए, महिलाओं को तो बिना आरक्षण के ही आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से 20% तो महिलाएं विधायक को एमपी वैसे हैं। जी हाँ, जब कोई आरक्षण नहीं है। और जब ये आरक्षण प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, पास किया, इसको पूरा करेंगे। तो अब 33% पूर्ण रूप से उनको बनना ही बनना है। उसके अलावा जो और जगह सीटों पर बहुत जगह विसंगति है, कोई तेज लेडी हमारी महिला है तो उसको पार्टी टिकट दे के, और किसी भी पार्टी की हो तो उसको जिता सकते, तो संख्या उनकी बढ़ जानी है। तो ये महिला और पुरुष कहना गलत बात है, और ये सब काल्पनिक बातें हैं। आरक्षण प्रक्रिया में कम से कम 3 साल का समय लगता है, तो कम से कम ओवर हो जाएगा, 28 हो अब 27 ओवर हो जाए, 28 ओवर हो जाए, मैं नहीं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब पूरा इसका सर्वे होगा पूरे इंडिया का, एक तो परिसीमन होना नहीं है, पूरे इंडिया का होना है, आपके 31-32 राज्य हैं, सबका होना है। तो सब जगह जब होगा तो उसके बाद में सबका जब रिपोर्ट साल 2 साल में इकट्ठा होगी, फिर उसका ऑडिट होगा, जांच होगा कि क्या सही है क्या गलत है। फिर उसके सरकार के विशेषज्ञ वहां बैठेंगे कि किसमें पॉलिसी क्या तय करना है, और तय करने के बाद में जब तय हो जाता है तब ये डेट दिया जाता है कि इसको लागू कब से करना है। जैसे आरक्षण हमारा जो पहले का था, ये 2006 में बना था इस देश का, लेकिन लागू हुआ कब? 2009 में। जब यहाँ से ये बहुत पहले से कवायद चल रही थी, जब यहाँ से बाबू सत्यदेव सिंह चुनाव लड़े थे 2009 में, तब ये नया आरक्षण बना था और लागू हुआ 6 का 9 में। और विधानसभा का कब लागू हुआ? 12 में। 6 साल 3 साल। जैसे 9 में लागू किया तो पार्लियामेंट से लागू हो गया। पहले पार्लियामेंट से लागू होगा, उसके बाद में असेंबली में आएगा। तो और दूसरा भी चल रहा है, हमें लग रहा है अगर
परिसीमन होगा, आरक्षण होगा, तो जो भी प्रधानमंत्री जी ने पास किया है, वन नेशन वन इलेक्शन, कि पूरे देश के चुनाव एक साथ होने चाहिए, तो अगर उसमें चला जाएगा तो साथे में सबका लागू हो जाएगा। अगर नहीं लागू भी होता है किन्हीं कारण से, तो जब पहले पार्लियामेंट में लागू हो जाएगा, उसके बाद असेंबली में लागू होगा। ऐसा हुआ है 2007 में, यहाँ से छेबरलाल चुनाव अपने सुरक्षित सीट से लड़े थे, रामसागर अकेला जीते थे। 2009 में उसको अमली जामा पहना पाए भारत सरकार, 2009 में यहाँ से लागू हुआ, तब तक कोई असेंबली चुनाव था नहीं। जब 12 में चुनाव आया तब नए परिसीमन लागू हो गया, हम यहाँ आ गए चुनाव लड़ने के लिए, पहले सुरक्षित ये बात। एक ये है क्वेश्चन की मतलब अब आपको, जैसे आप 2 बार से विधायक हैं, तो कैसा लग रहा है? थोड़ा हुर्रा टाइप का नहीं होगा कि अपना सारा लोग हैं अपनी? देखिए, जनता के बीच में रह करके हम विधायक नहीं जी, ना मैं अपने आप को विधायक मानता हूँ। विधायक में विधायक का प्रोटोकॉल होता है, मुख्य सचिव से बड़ा प्रोटोकॉल विधायक का होता है, लेकिन न मेरा कोई प्रोटोकॉल मानता हूँ, न जनता से दूरी बनाए रहता हूँ। आप काफी समय से बैठ रहे हैं, जितने लोग आते हैं सबको चाय पिलाता हूँ, बतियाता हूँ, उनका काम करता हूँ, उनको भेज देता हूँ। जनता बराबर लगी। अब हमें क्षेत्र में जाना है इस समय सदस्य अभियान में, लेकिन 9 बजे से बैठा हूँ, अब निकलने की स्थिति में हूँ, जनता को अपने देख करके, क्योंकि यही हमारी धरोहर है। और मैं अपने जनता के बीच में एक भाई, एक बेटा, एक परिवार के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करता हूँ। जो हमारे मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी में अपने आप को समाहित करते हुए, जात धर्म से हट करके मैं सबको अपना मानता हूँ और सब हमको अपना मानते हैं। पारिवारिक रूप में मैं लोगों के बीच में प्रदर्शित करता हूँ, जनता के बीच में बराबर रहता हूँ। अगर लखनऊ में कोई मीटिंग बैठक सरकारी काम न हो तो बराबर की उपस्थिति में रखता हूँ। आप तो बहुत कुछ छानते और जानते हैं, आप मंडल में, प्रदेश में कहीं चले जाइए, जितनी उपस्थिति मेरी रहती है, मैं किसी को नहीं मानता हूँ कि कोई उपस्थित रहने वाला होगा। हमारे परिवार में हमारे बेटे हैं, वो भी क्षेत्र में बराबर लगे रहते हैं, इसलिए कि जब क्षेत्र का विकास होगा तब हम समझेंगे हमारा विकास हो रहा है। क्षेत्र हमारा गड़बड़ रहेगा, हमारे लोग भूखों मरे और मैं खाऊं तो वो खाना मेरे लिए पॉइजन के बराबर है। सब लोग अच्छे से खाएं, मुझे 2 रोटी कम मिल जाएगी तो मेरी आत्मा वैसे भर जाएगी कि हमारा सब लोग सुखी है और मैं भी सुखी हो गया, ये मेरी भावना है। ये 2022 में जब आप चुनाव लड़ रहे थे दूसरी बार, तो एक वीडियो काफी वायरल थी और लोगों के बीच में थी, क्या कि आप सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनसे मुलाकात करने गए। हालांकि ये फेक था, क्या था ये लोगों उसमें मैंने FIR लिखाई थी जी। जिस वक्त घटना लोगों ने बताया, मैं लालपुर खदरा गांव में कार्यक्रम कर रहा था, ये 3 किलोमीटर पे है जी। फिर वहां से मैं निकल रहा था, तब तक कई लोगों के फोन आने लगे। लोगों ने कहा कि इस समय वो जनेश्वर मिश्र पार्क में अखिलेश यादव पास बैठे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने फोन किया, स्वतंत्र देव जी ने। मैं तब तक भावे पारा पहुंच चुका था। हमसे कहे क्या हो गया, हमने बताया, हम कहा मैं तो यहाँ हूँ, कहें लोग यार फर्जी कर रहे हैं। ये अपने ही दल के कुछ 2 लोग पहले दूसरे दल में थे, आए हैं जी। ये माहौल खराब करने के लिए और ये फेक न्यूज अपना जो भी माइनस करके मीडिया को किए हों, वो खबर भी डिलीट की गई। तो मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को वीडियो कॉल किया, हमने कहा ये प्रमाण है, देखो क्या लिखा है। तो कहे लिखा है भिनगा यहाँ से 14 किलोमीटर। तो हम कहा अब बताइए मैं कहाँ हूँ। वीडियो कॉल मैंने किया, हम कहे देखिए। उसके बाद मैं जिला पे गया, जिला अध्यक्ष जी के पास तुरंत। वहाँ महेश मिश्रा जी ओम थे, जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता थे। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बोर्ड लगा हुआ था। 15 मिनट में वहाँ पहुंचा, सबको मैंने कॉल करके बताया। फिर मैंने FIR लिखाना चाहा कि इस पे FIR हो जाए। तो बाद में कुछ लोग 1-2 पे तो हुई, और एक मामले में फिर मीडिया के लोग यहाँ से लखनऊ तक फोन आने लगे कि ये गलत, तो उनका जो गलत किया उसको हटाइए, क्यों ऐसा किया है, किसी की छप खराब किया है। तो ये प्री प्लान एक योजना थी लोगों को बदनाम करने की, साजिश के तहत। ये एक बहुत बड़ी योजना थी
कि इनको बदनाम कर दिया जाए, और वही लोग जो बदनाम कर रहे थे वही लोग नीतू मिश्रा को बहुजन समाज पार्टी से रुपया दिला करके टिकट दिलाए, उसका 8 करोड़ रुपया बंटवा करके और भाजपा का वोट डाइवर्ट कराया। उसके बावजूद मैं 17 से 22 में 4 गुना वोटों से जीता। जनता समझ चुकी है कि यहाँ पर कौन किस मिट्टी का है, कौन है। तो इसलिए जनता का आशीर्वाद और प्रभु की माया कोई नहीं देख सकता है, मैं दोबारा भी जीत गया। कुछ सूत्रों के मुताबिक ये पता लगा है कि आप मतलब क्या कहते हैं, जो 2024 का चुनाव था लोकसभा का, तो उसमें टिकट की मांग कर रहे थे, तो आप अपने लिए कर रहे थे या बेटे के लिए कर रहे थे? हम किसी के लिए नहीं कर रहे थे जी। जिसने भी कहा वो व्यक्ति अपने मन से कहा। हम ना विधायकी का टिकट मांग किए हैं और ना सांसदी मांग किए हैं। जो भी लोग कह रहे हैं वो अपने एक चढ़ावे मनगढ़ंत कहानी, जो भी जिसकी इच्छा हो अपना कहता घूमे। एक भी व्यक्ति नहीं बता सकता अथेंटिक कोई पार्टी का कि जिससे मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैं विधायक हूँ, जनता ने तो अभी वर्षीमान आगे क्या होता है 27 तक तो मुझे बना दिया है। एक चुनाव लड़ा हूँ तो दूसरा चुनाव 1-2 साल में लड़ूंगा। कितना पैसा खर्चा होगा, हम कोई ना माफिया है, ना कोई अपराधी है, ना कोई साहूकार है। पैसा कहाँ से लाएंगे? हम किसी से नहीं मांग रहे थे, और जिसको टिकट पार्टी ने दिया उनका मैंने स्वागत किया। और वही चाटुकार लोग, वही जो दोहरी नीति वाले लोग जो हमें बदनाम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पर 250-300 लोगों के साथ साकेत मिश्रा का मुर्दाबाद का नारा लगाया, भाजपा का नारा लगाया मुर्दाबाद का। उन लोगों ने चाल चली, उन लोगों ने बेईमानी किया। और अगर मैं उनका साथ न देता तो यहाँ के तथाकथित लोग साकेत मिश्रा का पैर न लगने देते। लेकिन मैं स्टैंड करके और पूरे चुनाव भर उनके साथ रहा हूँ, ईमानदारी के साथ रहा हूँ। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि एक सीट की बात न कीजिए, जब उत्तर प्रदेश में 43 सीट भाजपा हारी है, जो पहले 80 में हमको 37 से तो मिली है, 43 नहीं। 2014 में 73 सीटें मिली थी, 2019 में 66 सीटें थी, 64 भाजपा की, 2 सहयोगी दल की, और इस बार 37-36 पे वोट उठ गई सहयोगी लेकर के। तो एक की बात ना करिए, जो इस बार पूरे प्रदेश का माहौल था, विरोधी ताकतें जितनी थी, विदेशी ताकतें, वो 1 साल से लग करके जिस तरीके से एनजीओ के माध्यम से अंदर एक तो इन्होंने लगा दिया कि संविधान का मुद्दा, जो नारा था 400 पार का कि 400 पार हो जाएगा संविधान बदल जाएगी, उसमें दलित भी कट गया। यादव और माइनॉरिटी तो अपने आप में समाजवादी का ही है, वो कट गया। तो इस तरीके के जो लोग कहे। अच्छा, दूसरा यहाँ की जो परिस्थितियां थी, कुर्मी बिरादरी हमारा एक निर्णायक वोट होता है, और कुर्मी बिरादरी समाजवादी पार्टी से पिछली बार बसपा से जीता था गठबंधन में, और इस बार समाजवादी से टिकट लिया, तो अपने सजाती में भी कुछ लोग चले गए। तो वोटों का जो ध्रुवीकरण हुआ, इसलिए यहाँ की सीट, क्योंकि यहाँ की सीट बहुत टफ सीट वैसे है, आप जानते हैं। लेकिन हमें प्रसन्नता एक बात की है कि 5 विधानसभा में 5 विधायक जो लड़े थे, चाहे जीते चाहे हारे, लोकसभा के 5 विधायक को जितना 2022 में मत मिला था, सिंगल विधायक मैं हूं कि हमसे 1534 वोट साकेत मिश्रा को ज्यादा मिला है। तो जब मैं नहीं पाया तो आपको क्या दिला दूंगा? एक सीधी सी बात है, और उसके आगे मेरा कोई कथन नहीं। अच्छा, ये थोड़ा बताना चाहेंगे आप कि जैसे जो बचपन में सबका भी मतलब निक नेम रहता है, एक प्यार से लोग बुलाते हैं, जैसे हमारे घर पे हमें गोलू बुलाते हैं, तो ऐसे कोई प्यारा सा नाम जो आपको अभी भी आपके मित्र बुला रहे हैं? कोई नहीं हमको बुला रहा है, ना कोई मेरा प्यारा नाम था। हमारा नाम राम फेरन पांडे तब भी था, अब भी है। और हम अपने परिवार का जो प्यार जानना चाहते हैं तो जान लीजिए, मेरे ना कोई सगा चाचा है ना सगा भाई है, आप अकेले हैं। मैं 9 साल की उम्र में था जब मेरे पिताजी का निधन हो गया था। मेरी माँ थी, एक मेरी बहन थी। तो वो प्यार जो पारिवारिक सामूहिक प्यार होता है, वो दुख की घड़ी में भी था। जिसके सर के साया 9 वर्ष की उम्र में चला जाए और सर पे जिम्मेदारी लग जाए तो प्यार कौन सा पाएगा? प्यार प्रभु का प्यार हमें मिला, माँ धरती का प्यार मिला और अपनी माँ का प्यार मिला। उस प्यार का मैं ऋणी हूँ और वही मेरा प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नए पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।